स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी विषय प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक करेंगे वह है हमारा ध्वनि एवं वर्ण विचार, जो कि एक सामान्य परिचय भी है हिंदी विषय के बारे में। और यहाँ हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आपके मुख्यतः स्वर और व्यंजनों से संबंधित रहेंगी और एक सामान्य परिचय इसमें हिंदी विषय का मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वर्ण और ध्वनि आखिर क्या होते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं ध्वनि जो है वो एक मौखिक रूप है भाषा का, लेकिन वर्ण जो है वो लिखित रूप है और सबसे छोटी इकाई है। दोनों ही, लेकिन अंतर क्या है कि ध्वनि आपकी मौखिक रूप है जबकि वर्ण लिखित रूप है। अब यदि हम बात करें कि वर्ण कितने होते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कुल वर्ण कितने हैं। तो कुल वर्ण आपके 52 होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें यदि बात करें, ये आगे हम इनका विभाजन करते हैं कि मूल वर्ण कितने हैं और आपके संयुक्ताक्षर कितने हैं, उत्तक्षिप्त कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं, उनमें हम आगे इसका विभाजन करते हैं। लेकिन कुल वर्ण आपके 52 हैं। मूल वर्णों की जब हम बात करते हैं तो देखिए, मूल वर्ण है आपके 44। ये आपके मूल वर्ण हैं, जिनमें से 11 आपके स्वर होते हैं और 33 आपके व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन में बेसिक अंतर क्या है? तो देखिए, स्वर जो हैं वो स्वतंत्र रूप में होते हैं, लेकिन व्यंजन जो हैं वे हलंत रूप में मिलते हैं। ये इनका बेसिक अंतर है स्वर और व्यंजन में। अब यदि बात करें तो देखिए, यहाँ तक की जिन चीज़ों को हम समझें तो हमने जाना है कि ध्वनि आपका एक मौखिक रूप है जबकि वर्ण लिखित रूप है। कुल वर्ण कितने होते हैं? तो कुल वर्णों की संख्या आपके 52 होती है। ये आपके कुल वर्ण हैं। फिर मूल वर्णों की यदि आप बात करें तो मूल वर्ण आपके 44 हैं, जिनमें से स्वर आपके हैं 11 और व्यंजन आपके हैं 33। यहाँ तक की बात एक बहुत ही सामान्य जानकारी है। फिर जब हम आगे बात करते हैं तो देखिए, बात करेंगे संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो वे आपके होते हैं 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपके 4 संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ जो है वो आपका क और श से बनता है। त्र जो है आपका त और रा से बनता है। ज्ञ आपका ज और न से बनता है, जबकि श्र आपका श्रा और र से बनता है। तो ये संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है। फिर आगे हैं हमारे पास उपतक्षिप्त वर्ण। इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? ये आपके ड़ और ढ हैं। इसके बाद आते हैं आपके पास अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्णों की यदि हम बात करें तो ये आपके 2 होते हैं। कौन कौन से? तो ये पहला है आपका अनुस्वार और दूसरा है आपका विसर्ग। तो 2 आपके अयोगवाह वर्ण कौन कौन से? अनुस्वार और दूसरा आपका अयोगवाह वर्ण है वो है आपका विसर्ग। तो यह एक सामान्य जानकारी है हिंदी भाषा, या हम कहें तो ध्वनि एवं वर्ण विचार के बारे में। इसे एक और बार अच्छे से समझते हैं तो देखिए, सबसे छोटी इकाई भाषा में वर्ण और ध्वनि है। ध्वनि एक मौखिक रूप है जबकि वर्ण लिखित रूप है। अब हम चर्चा करते हैं वर्णों की। तो कुल वर्ण कितने हैं? तो कुल वर्ण है हमारे पास 52। फिर जब हम चर्चा करते हैं उनमें से मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्ण आपके पास 44 हैं, जिनमें से 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अब इनके अलावा जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? तो छ, त्र, ज्ञ और श्र। फिर हमने बात करी, इसके अलावा 2 हमारे पास उपतक्षिप्त वर्ण होते हैं। कौन से? ड़ और ढ। और 2 हमारे पास अयोगवाह वर्ण होते हैं। कौन कौन से? तो अनुस्वार और विसर्ग। और 6 हमारे पास अलग से होते हैं आगत वर्ण। कितने? 6, जिन पर नीचे नुक्ता लगा हो, जैसे कि क, ख, ग, ज, फ, और एक ये ओ, जो आप जब जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो उसमें इसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो यह सामान्य जानकारी थी।
आपके वर्णों के बारे में और वर्णों के जो विभाजन है स्वर और व्यंजन में कैसे कैसे होता है, कौन कौन से किस्में आते हैं, यह उसके बारे में एक सामान्य जानकारी थी। अब हम आगे धीरे धीरे स्वर और व्यंजन दोनों पर चर्चा करेंगे, उनके कितने भेद हैं, किस किस आधार पर वे भेद किए गए हैं, उनके बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं स्वरों की, और उसमें पहली चीज़ हम देखेंगे स्वरों के भेद। इन्हें हमने अलग अलग आधार पर स्वरों के भेद किए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरों के मुख्य भेद की। मुख्य भेद कितने हैं? तो ये हैं आपके दो। कौन कौन से? पहला है आपका मूल स्वर और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। मूल स्वर जो हैं इन्हें आप लघु स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4। और जो दीर्घ स्वर हैं उन्हें आप गुरु स्वर भी कहते हैं। यह संख्या में 7 हैं। तो पहली चीज़, मुख्य भेद स्वरों के कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? मूल, लघु या ह्रस्व स्वर जो कि 4 हैं, और दूसरा भेद है गुरु या दीर्घ स्वर जो कि 7 हैं। अब इन दोनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले लघु स्वर या मूल स्वर 4 हैं। कौन कौन से हैं? 4 ए, ई, उ और री। ये 4 आपके मूल स्वर हैं या फिर लघु स्वर या ह्रस्व स्वर हैं। फिर आते हैं दीर्घ स्वर की ओर। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से हुए? जो बचे हुए हैं 11 स्वर होते हैं, उनमें से 4 आपके मूल या लघु हो गए, बचे हुए 7 आपके गुरु या दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके दीर्घ या गुरु स्वर में आते हैं। तो सबसे पहले हमने स्वरों के भेद में जो चर्चा की है वो है स्वरों के मुख्य भेद। ये 2 भेद हैं, मुख्य 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर को आप ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, जो कि 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ, री। फिर आपके दूसरे हैं दीर्घ या गुरु स्वर। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और इनसे सीधे प्रश्न आते हैं कि कौन सा इनमें से मूल स्वर है, कौन सा आपका दीर्घ स्वर है। इस प्रकार से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने लघु स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो हमें इन्हें अच्छे से समझना है और पढ़ना है। अब अगले स्वर के भेद की तरफ चलते हैं। तो वो हमने भेद किए हैं स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद किए हैं स्वरों के? तो यह भी आपके 2 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से? पहला आपका मूल स्वर और दूसरा आपका यौगिक स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? 4, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। अब यदि बात करें यौगिक स्वर, ये कितने हुए? तो ये हुए 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। यदि हम इनके ऊपर जो हमने पढ़े उनसे यदि हम इनकी तुलना करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इतना है कि वे मुख्य भेद थे और ये आपके उत्पत्ति के आधार पर भेद हैं। वो आपके आप लघु स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते थे ये, और दूसरे थे गुरु या दीर्घ स्वर। यहाँ पर आपके उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर हैं और यौगिक स्वर हैं। लेकिन एक अंतर जो यहाँ पर है कि आगे हमने यौगिक स्वरों के भी उपभेद किए हैं। कितने उपभेद किए हैं? तो 2 उपभेदों में यौगिक स्वर को हमने बांटा है। कौन कौन से हैं? आइए उन्हें भी देखते हैं। पहला उपभेद है आपका दीर्घ संधि या सजातीय स्वर, और दूसरा है विजातीय स्वर, जिसे आप संयुक्त स्वर भी कहते हैं। 2 उपभेद यौगिक स्वर के। कौन कौन से? सजातीय और विजातीय। सजातीय स्वर को दीर्घ या संधि स्वर भी कहते हैं और विजातीय स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। चर्चा करते हैं अपन सजातीय स्वर की। कितने हैं सजातीय स्वर? 3 हैं। कौन कौन से? आ, ई और उ। यदि आप आ को देखेंगे तो यह किससे बनता है? यह ए और ए की दीर्घ संधि से बनता है। यह चीज़ हम आगे संधि अध्याय में अपने अच्छे से समझेंगे और इसे पढ़ेंगे। ई जो है वो ई और ई की दीर्घ संधि से बनती है, और उ जो है वो उ और उ की दीर्घ संधि से बन रहा है, और ये सजातीय हैं। आप यदि देखेंगे तो ए और ए जो हैं दोनों एक जैसे मिलकर के आ को बना रहे हैं। लेकिन जब हम विजातीय स्वर की बात करते हैं तो यहाँ एक जैसे स्वर नहीं
संधि कर रहे हैं या नहीं यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए, ए, आई, ओ और औ। ए आपका ए और ई से मिलकर बना है, आई आपका ए और ए से मिलकर बना है, ओ आपका ए और ऊ से मिलकर बना है, और औ आपका ए और ओ से मिलकर के बना है। तो यह हमें याद रखने हैं इन दोनों के उपभेद भी। इसको वापस से समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के हमने दो भेद किए, कौन कौन से, मूल स्वर और यौगिक स्वर। मूल स्वर कितने, 4, कौन कौन से, ए, ई, उ, री। यौगिक स्वर कितने, 7, कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके यौगिक स्वर थे। अब हमने यौगिक स्वरों को भी दो उपभेदों में बांटा था, कौन कौन से, सजातीय और विजातीय स्वर। सजातीय स्वरों को आप दीर्घ या संधि स्वर भी कहते हैं, और विजातीय स्वरों को आप संयुक्त स्वर भी कहते हैं। सजातीय स्वर में कौन कौन से थे, आ, ई, उ, जिसमें ए और ए की संधि यानी कि समान उनकी संधि हो रही थी वर्णों की। और विजातीय स्वर में ए, ऐ, ओ, औ की संधि से ये शब्द बन रहे थे। अब अगले भेद पर हम चर्चा करते हैं। अगला भेद है ओठों की आकृति के आधार पर, यानी कि जब इन वर्णों को आप बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो उस समय आपके ओठों की क्या आकृति बनती है, और इस आधार पर इनके दो भेद हैं। कौन कौन से, पहला है आपका वृत्ताकार स्वर और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कौन से हुए, जिन्हें बोलते समय आपके ओठों की आकृति वृत्त के समान यानी कि गोले जैसी हो जाती है। कितने हैं, तो ये हैं आपके 4। अब यदि आप इन्हें बोल करके देखेंगे साथ में, तो आप भी समझ जाएंगे कि इन्हें बोलते समय ओठों की आकृति गोल हो जा रही है। जैसे 4 कौन कौन से हैं, उ, ओ और औ। दूसरा है अवृत्ताकार स्वर, यानी कि जब इनका आप उच्चारण करेंगे तो आपके ओठों की आकृति वृत्त या गोले जैसी नहीं बनेगी। कितने हैं, तो ये आपके 7 हैं। कौन कौन से, ए, आ, ई, री, ए, ऐ। इन्हें वापस देखते हैं तो देखिए ओठों की आकृति के आधार पर जो हमने भेद किए हैं स्वरों के, कितने भेद हैं, 2। कौन कौन से, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कौन से हैं, जिन्हें बोलते समय ओठों की आकृति वृत्त के समान यानी कि गोले जैसी हो जाती है। कौन से हैं, तो 4 हैं, उ, ओ, औ। अब दूसरा है अवृत्ताकार स्वर, कितने हैं, 7, कौन कौन से, ए, आ, ई, री, ए, ऐ। अगला भेद समझते हैं। तो अगला भेद है हमारा जिह्वा की सक्रियता या प्रयत्न के आधार पर, जो हमने स्वरों के भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं इस आधार पर, तो इस आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। कौन कौन से, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला है आपका अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अब इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए अग्रस्वर कौन से हुए, अग्रस्वर वे हुए जिन्हें बोलते समय आपकी जिह्वा का अगला भाग जो है वह सक्रिय होता है, या आगे का जो भाग है अगला भाग वह प्रयत्न करता है। मध्य स्वर वह हुए जिन्हें बोलते समय जिह्वा का मध्यम भाग प्रयत्न कर रहा है या सक्रिय है। और पश्च स्वर वे हुए जिन्हें बोलते समय आपकी जिह्वा का जो पीछे का भाग है, पिछला भाग, वह सक्रिय है या वह उस समय प्रयत्न कर रहा है। तो आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले अग्रस्वर की बात करते हैं। कौन कौन से हैं, तो अग्रस्वर आपके ई, री, ए, ऐ। अब जब आप इन्हें बोल करके देखेंगे साथ साथ में, तो देखेंगे आपकी जो जिह्वा है वह आगे की तरफ आ रही है इन्हें बोलते समय, ई, री, ए और ऐ। मध्य स्वर कौन सा है, तो मध्य स्वर सिर्फ एक ही है आपका ए, तो यह आपको याद रखना है, मध्य स्वर ए है। पश्च स्वर कौन कौन से हैं, तो पश्च स्वर हैं आपके आ, उ, ओ, औ और ये औ। तो ये हमें याद रखने हैं। आप जब इन्हें बोलेंगे तो बोलते समय भी आप महसूस करेंगे कि कौन से भाग पर, जिह्वा के पर आप वो सक्रिय है या वहाँ पर जोर पड़ रहा है। इसलिए जिह्वा की सक्रियता के आधार पर हमने स्वरों के 3 भेद किए। कौन से, अग्रस्वर जिसमें ई, री, ए और ऐ आते हैं, मध्य स्वर जिसमें ए आता है, और पश्च स्वर जिनमें पिछला भाग सक्रिय हो
जो कि आ, ऊ, ओ, औ और औ है। अब अगले आधार पर चलते हैं। अगला आधार है हमारा मुख की आकृति के आधार पर, यानी कि जब हम इन स्वरों को बोल रहे हैं, इनका उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे मुख की क्या आकृति है, खुला हुआ है, बंद है, पूरा खुला हुआ है या फिर आधा खुला हुआ है, उस आधार पर कितने भेद किए हैं इस आधार पर हमने स्वर के, तो इस आधार पर स्वर के 4 भेद हैं। हमें यह भी याद रखना है किस आधार पर कितने भेद हैं। सीधे यह भी पूछा जा सकता है कि मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, और ऑप्शन होंगे 2, 3, 4 या 5। तो हमें याद रखना है मुख की आकृति के आधार पर 4 भेद हैं। कौन कौन से, उन्हें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है विवृत स्वर, यानी कि आपका मुख पूरा खुलता है इनका उच्चारण करते समय। दूसरा है अर्धविवृत स्वर, यानी कि जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो मुख आधा खुलेगा। तीसरा है समृत स्वर, जब इन्हें आप बोलेंगे तो आपका मुख बिल्कुल बंद होगा। और चौथा है अर्धसमृत स्वर, अब जब आप इन्हें बोलेंगे तो आपका जो मुख है वो आधा बंद होगा। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले विवृत स्वर। विवृत स्वर में आपका मुख पूरा खुलेगा, इसमें आपका आता है आ। जब आप इसे साथ साथ में बोलेंगे आ, तो आप देखेंगे आपका मुख पूरा खुला हुआ है, यह आपका विवृत स्वर में आता है। अब चर्चा करेंगे अर्धविवृत स्वर की, जिसमें मुख आधा खुलता है जिनके उच्चारण में। तो इसमें आपका ए, आई, ओ और ओ, ये इसमें आते हैं। फिर समृत स्वर, जब मुख बंद होता है, ई, ऊ और री। इसके बाद अर्धसमृत स्वर, जिनके उच्चारण में आपका मुख आधा बंद हो, ये हैं आपके ए और ओ। तो ये इस आधार पर मुख की आकृति के आधार पर 4 भेद हमने पढ़े। कौन कौन से? विवृत स्वर जिसमें आ आता है, अर्धविवृत स्वर जिसमें ए, आई, ओ और औ और ओ आते हैं। फिर आपका समृत स्वर जिसमें ई, ऊ और री आता है। फिर अर्धसमृत स्वर हैं जिसमें ए और ओ आता है। अब अगले आधार पर चलते हैं। तो देखिए, अगला आधार है हमारे पास उच्चारण के स्थान के आधार पर, जिस स्थान से मुख के जिस स्थान से उन स्वरों का उच्चारण हो रहा है, उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। तो इस आधार पर हमने स्वरों के 5 भेद किए हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? सबसे पहला कंठ, यानी कि आपके कंठ से उनका उच्चारण। दूसरा तालव्य, यानी कि तालु से। तीसरा मूर्धन्य से। चौथा आपके दंत, यानी कि दांतों से। और 5वां है आपके ओष्ठ, यानी कि ओठों से जिनका उच्चारण हो रहा है। अब एक एक करके इन 5 की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है कंठ। तो कंठ में आपके आते हैं ए और आ। फिर तालव्य, यानी कि तालु से जिनका आप उच्चारण कर रहे हैं, वो हैं आपके ई, ए और आई। फिर है मूर्धन्य, जिसमें आपका रे आता है। और फिर है दंत, इसमें कोई भी स्वर नहीं आता है, यह हमें जरूर से याद रखना है। फिर अगला आता है ओष्ठ, यानी कि ओठों से उच्चारण जिनका हो, तो वो है आपके ऊ, ओ और औ। तो ये हमें याद रखने हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के हमने 5 भेद किए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनके नाम याद रखने हैं। तो 5 भेद आपके हुए कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। अब अगली बात इसमें यह है कि कंठ में कौन से आते हैं? तो ए और आ। दूसरा है ई, ए और आई। मूर्धन्य, उसमें रे आता है। दंत में कोई भी स्वर नहीं आता है। और ओष्ठ में आपके ऊ, ओ और औ आते हैं। ये हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 5 भेद थे। अब इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। नोट लगा करके इन्हें आप नोट करें। पहला है कंठ तालव्य। ऐसे स्वर जो कंठ और तालु दोनों से जिनका उच्चारण हो, वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? तो देखिए, ए और आई। फिर दूसरा है कंठोष्ठ, यानी कि ऐसे स्वर जिनका कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारण हो। कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके ओ और औ। ये आपके जो अलग और इसमें उपविभाजन हैं, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। कंठ तालव्य में कौन कौन से आते हैं? ए और आई। कंठोष्ठ में ओ और औ। ये भी सीधे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य स्वर है और कौन सा कंठोष्ठ स्वर है। तो ये हमें अच्छे से याद रखने हैं। अब
देखिए, चर्चा करते हैं हम अयोगवाह वर्ण की, जो कि हमने चर्चा की थी। कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग। इन दोनों से संबंधित कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें अपने दिमाग में रखनी है। पहली है कि दोनों से ही पहले, अनुस्वार और विसर्ग दोनों से ही पहले स्वर का आना आवश्यक है। जहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग आ रहा है उनसे पहले स्वर होना आवश्यक है। दूसरा है कि जब अनुस्वार आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का हलंत पंचमा अक्षर में हो जाता है, यानी कि जो अनुस्वार के आगे जो वर्ण आ रहा है उसका उसी के वर्ग का हलंत पंचमा अक्षर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर समझते हैं इसको, जैसे अंक। तो अंक देखिए ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये पंचमा अक्षर में बदल गया। ऐसे ही गंगा, संगठन, संगनन और भी उदाहरण देखते हैं तो देखिए चंचू, चंचल, पंजा, धनंजय, फिर कंठ, दंड, मंडप, अंडमान, फिर जैसे संतान, संथाल, हिंदी, संधि, चंपा, संबंध, दम्भ, गंभीर, यह कैसे पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये हम जो संधि अध्याय आएगा उसमें अच्छे से नियम के साथ में इस चीज को समझेंगे। अब हम आगे चर्चा करेंगे व्यंजनों की। व्यंजन जो हमने पढ़े 33 होते हैं, उन वो कितने भेदों में उन्हें बांटा है, किस किस आधार पर हैं, उनकी अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, व्यंजन हमने पढ़ा ये संख्या में 33 होते हैं। अब इनके मुख्य भेद कितने हैं? तो देखिए, मुख्य भेद व्यंजनों के होते हैं 3। कौन कौन से? पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। इनकी चर्चा करते हैं एक एक करके। तो स्पर्श व्यंजन यह कितने होते हैं? यह होते हैं आपके 25। देखिए, साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि कौन से भेद कितने होते हैं, क्योंकि यह भी सीधे पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं और 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। तो यह हमें याद रखना है अच्छे से। अब चर्चा करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन में का वर्ग आता है, यानी कि क ख ग घ ण। फिर च वर्ग आता है, च छ ज झ ण। ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग आता है, त थ द ध न। फिर प वर्ग आता है, प फ ब भ म। तो स्पर्श व्यंजन में 25 व्यंजन हैं। कौन कौन से? तो देखिए, सीधे का वर्ग के सारे, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के सभी व्यंजन इसमें आते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। यह कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? तो यारा, लावा, ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और फिर होते हैं आपके 4 ही ऊष्म व्यंजन। कौन से? तो श, श, स और है, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह चीज़ अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि व्यंजन 33 होते हैं, जिसमें यदि हम बात करें मुख्य भेद की तो मुख्य भेद व्यंजनों के होते हैं 3। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, क वर्ग पूरा, ख वर्ग पूरा, आप च वर्ग पूरा, ट वर्ग पूरा, त वर्ग पूरा और प वर्ग पूरा आता है। अंतस्थ व्यंजन में 4 यारा लव आते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन में श, स और है, ये 4 व्यंजन आते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं मुख्य भेद के अलावा कि किन किन आधार पर हमने व्यंजनों के भेद किए हैं। तो पहला है व्यंजनों की ध्वनि, नाद, गूंज या स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो पहला ध्वनि या नाद के आधार पर, गूंज के में कंपन के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला आपका अघोष और दूसरा सघोष। इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये अघोष और सघोष संधि अध्याय में हमारे काफ़ी अच्छे से काम में आने वाला है। तो देखिए, अघोष होते हैं वर्ग का पहला और दूसरा और उसी के साथ में श, स और स। सघोष होते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यारा, लव है। तो ये आपके अघोष और सघोष व्यंजन होते हैं। यदि हम बात करें अघोष की तो वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम क वर्ग लेते हैं तो क वर्ग का क और ख हो गया।
फिर च वर्ग का च और छ हो गया, ट वर्ग का ट और ठ हो गया, त वर्ग का त और थ हो गया, प वर्ग का प और फ हो गया। यानी कि यदि आप यहाँ देखें तो ये वाले जो हैं इधर वाले सारे ये आपके अघोष हो गए ये सारे, और ये जो तीसरा चौथा पांचवा है वर्ग का ये आपके सघोष हो गए। तो यहाँ से भी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और अघोष में वर्ग के पहले दूसरे के अलावा श और स, सघोष में वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें के अलावा य र ल व है भी आते हैं। अब अगले भेद के आधार पर चलते हैं। अगला आधार है हमारे पास प्राणतत्व या श्वास या उच्चारणाकाल के आधार पर कितने भेद किए गए हैं? 2 भेद किए गए हैं। अगला कौन सा है? प्राणतत्व या श्वास के आधार पर जो व्यंजनों के भेद हैं कितने? 2। कौन कौन से हैं? तो अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण कौन से हैं? तो यहाँ पर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और इनके अलावा य र ल व। जबकि महाप्राण में कौन से होते हैं? तो वर्ग का दूसरा और चौथा, इसके अलावा श, स और है। यदि आप देखेंगे तो थोड़ा सा ही अंतर है इनमें अघोष और सघोष से। तो प्राणतत्व या श्वास के आधार पर व्यंजन के 2 भेद देखे हमने, कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण, जिसमें कि अल्प प्राण में आपके वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा आता है, इसके अलावा य र ल व आते हैं। महाप्राण में आपके वर्ग के दूसरा और चौथा आता है और साथ में श, स और है भी आते हैं। अब अगला जो आधार है वो है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भेद किए गए हैं व्यंजनों के? तो 5 भेद किए गए हैं। कौन से? तो वही 5 भेद जो हमने स्वर के पढ़े थे, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। यहाँ पर अब हमें सीधे सीधे याद रखना है। तो देखिए आप जैसे हमने पहले पढ़े क, च, ट, त, प वर्ग, तो उसी प्रकार से यदि आप इन्हें जमाएंगे, कंठ में क वर्ग, तालव्य में च वर्ग, एक एक में आ जाएगा, मूर्धन्य ट वर्ग, दंत में त वर्ग, ओष्ठ में प वर्ग। अब इसके अलावा कंठ में क वर्ग के अलावा है आएगा, तालव्य में च वर्ग के साथ साथ य और श आएगा, मूर्धन्य में ट वर्ग के साथ र और श आएगा, दंत में त वर्ग के साथ में ल और स आएगा, और ओष्ठ में प वर्ग के साथ व आएगा। तो ये हमें इनके साथ में बस इतना सा ही याद रखना है कि उच्चारण स्थान के आधार पर 5 भेद हमने व्यंजनों के किए हैं। कौन से? तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। पहले सब में एक एक वर्ग बांट दीजिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, फिर आप चालू करें। जैसे जमाना तो कंठ में है आएगा, फिर तालव्य में य और श आएंगे, मूर्धन्य में र और श आएंगे, दंत में ल और स आएंगे, और ओष्ठ में व आएगा। बस यह हमें याद रखना है। इनके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है, नोट के तौर पर इसे लिखें। तो देखिए सबसे पहले एक होते हैं दंतोष्ठ, यानी कि जो दंत और ओष्ठ दोनों से मिलते हैं वो आपके फ और व होते हैं। ऐसे ही आपका काकल्य होते हैं जो कि है होता है। तो ये सीधे पूछा जाएगा कौन सा वर्ण निम्नलिखित में से काकल्य है, तो वह आपका ह होगा। और यदि पूछा जाता है कौन से वर्ण दंतोष्ठ में आते हैं, तो वो आपके फ और व होंगे। तो ये हमें एकदम अच्छे से करने हैं और इन्हें बार बार कुछ दिनों में पढ़ते रहना है, जिससे कि ये अच्छे से हमें याद हो जाएं। आगे अब चर्चा करते हैं। तो देखिए श्वास अवरोध के आधार पर कितने भेद किए गए हैं व्यंजनों के, उसे हम देखते हैं। तो देखिए श्वास अवरोध के आधार पर व्यंजनों के किए गए हैं 8 भेद, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनमें काफ़ी सारे 8 भेद हैं और 8 में फिर सारे व्यंजन हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको हमें अच्छे से ध्यान से करना है। पहला का आता है इसमें प्रकम्पी या लुंठित, इसमें एक होता है र। फिर पार्श्विक, उसमें भी एक है ल। फिर स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, म। तो ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से में कितने हैं। स्पर्शी का सीधा भी पूछा जा सकता है, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है स्पर्शी व्यंजन में आता है। उसमें ऑप्शन होंगे अलग अलग,
वर्णों के साथ, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा स्पर्शी में है। फिर है चौथा स्पर्श संघर्षी या संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। ये आपके 4 हैं, कौन से? च, छ, ज, झ। फिर है संघर्षी व्यंजन जो कि 4 हैं, श, श, स, ह। फिर आपका नासिक्य वर्ण जो कि 5 हैं, जो कि अंतिम 5 या फिर पंचमा अक्षर जिन्हें आप बोलते हैं, ण, न, न, म, जो कि का वर्ग, यदि आप देखेंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प वर्ग, इन सब के पंचमा अक्षर हैं ये। फिर आपका अर्धस्वर या संघर्षहीन, ये 2 हैं, कौन से? य और व। फिर आपका आता है उत्क्षिप्त वर्ण, ये 2 हैं, कौन से? ड़ और ढ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्वास अवरोध के आधार पर जो व्यंजनों के भेद हैं वो कितने हैं हमारे पास? वो हैं 8। कौन कौन से? पहला प्रकंपी या लुंठित, उसमें एक आता है र। फिर आपका पार्श्विक जिसमें एक आता है ल। फिर आपका स्पर्शी, इसमें 16 व्यंजन आते हैं, कौन कौन से? तो क, ख, ग, घ, ट, ठ, ण, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब और म। ये आपको लिख लिख करके याद करने हैं, एकदम से आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, च, छ, ज और झ। फिर संघर्षी व्यंजन 4 हैं, श, स, स और ह। फिर आपके नासिक के वर्ण हैं 5, ण, न, ण, न, म, जो कि पंचमा अक्षर हो गए। फिर अर्धस्वर या फिर संघर्षहीन 2 हैं, य और व। फिर इसके अलावा उत्क्षिप्त वर्ण हम बात करें तो वे भी 2 हैं, ण और ढ, जो कि हम ऊपर पढ़कर आए थे। अब लास्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं इस अध्याय का, वो है आपका विदेशी भाषाओं से आए हुए व्यंजन। कितने हैं विदेशी भाषाओं के? 5 व्यंजन हैं जिनमें नीचे नुक्ता लगा होता है, वो है आपके क, ख, ग, ज, फ। ये हमें याद रखने हैं। 5 ऐसे व्यंजन हैं जो कि विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। कौन से? तो इसमें आप इतना याद रखिए कि जिनके नीचे नुक्ता, जो ये बिंदु है इसे नुक्ता बोलते हैं। जैसे कि का के नीचे ये बिंदु, तो इसे नुक्ता बोलते हैं। ये जिसके नीचे होगा वो आपके विदेशी भाषा से आया हुआ व्यंजन है। तो यह था हमारा पहला अध्याय, ध्वनि एवं वर्ण विचार। अगली क्लास में हम अपना नया अध्याय संधि प्रारंभ करेंगे।